लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 16वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा सुरेंद्र सिंह भी नौगढ़ से रवाना हो दौड़े दौड़े बिना मुकाम किए 2 रोज में चुनार के पास पहुंचे। शाम के वक्त महाराज जयसिंह को खबर लगी। फतेह सिंह सेनापति को, जो उनके लश्कर के साथ थे, इस्तकबाल के लिए रवाना किया। फतेह सिंह की जुबानी राजा सुरेंद्र सिंह ने सब हाल सुना। सुबह होते होते इनका लश्कर भी चुनार पहुंचा और जयसिंह के लश्कर के साथ मिलकर पड़ाव डाला गया। राजा सुरेंद्र सिंह ने फतेह सिंह को महाराज जयसिंह के पास भेजा कि जाकर मुलाकात के लिए बातचीत करें। फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे से निकलकर कुछ ही दूर गए होंगे कि सामने से महाराज जयसिंह के दीवान हरदयाल सिंह सरदारों को साथ लिए परेशान और बदहवास आते दिखाई पड़े, जिन्हें देख ये अटक गए। कलेजा धक धक करने लगा। जब वे लोग पास आ गए तो पूछा, क्या हाल है जो आप लोग इस तरह घबराए हुए आ रहे हैं? एक सरदार, कुछ मत पूछो, बड़ी आफत आ पड़ी। फतेह घबराकर, सो क्या? दूसरा सरदार, राजा साहब के पास चलो, वही सब कुछ कहेंगे। इन सभी को लिए फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे में आए। कायदे के माफिक सलाम किया, बैठने के लिए हुक्म पाकर बैठ गए। राजा सुरेंद्र सिंह को भी इन लोगों के बदहवास आने से खटका हुआ। हाल पूछने पर हरदयाल सिंह ने कहा, आज बहुत सवेरे किले के अंदर से तोप की आवाज आई, जिसे सुन खबर करने के लिए मैं महाराज के खेमे में आया। दरवाजे पर पहरे वालों को बेहोश पड़े हुए देखकर ताज्जुब मालूम हुआ, मगर मैं बराबर खेमे के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो महाराज का पलंग खाली पाया। देखते ही जी सन्न हो गया। पहरे वालों को देखकर कविराज जी ने कहा, इन लोगों को बेहोशी की दवा दी गई है। तुरंत ही कई जासूस महाराज का पता लगाने के लिए इधर उधर भेजे गए, मगर अभी तक कुछ भी खबर नहीं मिली। ये हाल सुनकर सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह की तरफ देखा, जो उनके बाईं तरफ बैठे हुए थे। जीत सिंह ने कहा, अगर खाली महाराज गायब हुए होते तो मैं कहता कि कोई अय्यार किसी दूसरी तरकीब से ले गया, मगर जब कई आदमी अभी तक बेहोश पड़े हैं तो विश्वास होता है कि महाराज के खाने पीने की चीजों में बेहोशी की दवा दी गई है। अगर उनका रसोइया आवे तो पूरा पता लग सकता है। सुनते ही राजा सुरेंद्र सिंह ने हुक्म दिया कि महाराज के रसोइये को हाजिर किया जाए। कई चौबदार दौड़ गए। बहुत दूर जाने की जरूरत न थी। दोनों लश्करों का पड़ाव साथ ही साथ पड़ा था। चौबदार खबर लेकर बहुत जल्द लौट आए कि रसोइया कोई भी नहीं है। उसी वक्त कई आदमियों ने आकर ये भी खबर दी कि महाराज के रसोइये और खिदमतगार लश्कर के बाहर पाए गए, जिनको डोली पर लाद कर लोग यहां लिए आते हैं। दीवान जीत सिंह ने कहा, सब डोलियां बाहर रखी जाए, सिर्फ एक रसोइये की डोली यहां लाई जाए। बेहोश रसोइया खेमे के अंदर लाया गया, जिसे जीत सिंह लखलखा सुंघाकर होश में लाए और उससे बेहोश होने का सबब पूछा। जवाब में उसने कहा कि पहर रात गए हम लोगों के पास एक हलवाई खोमचा लिए हुए आया, जो बोलने में बहुत ही तेज और अपने सौदे की बेहद तारीफ करता था। हम लोगों ने उससे कुछ सौदा खरीद कर खाया। उसी समय सिर घूमने लगा। दाम देने की भी सुध न रही। इसके बाद क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। ये सुन दीवान जीत सिंह ने कहा, बस बस, सब हाल मालूम हो गया। अब तुम अपने डेरे पर जाओ। इसके बाद थोड़ा सा लखलखा देकर उन सरदारों को भी विदा किया और ये कह दिया कि इसे सुंघाकर आप उन लोगों को होश में लाइए जो बेहोश है, और दीवान हरदयाल सिंह को कहा कि आप यहीं बैठिए। सब आदमी विदा कर दिए गए। राजा सुरेंद्र दीवान जीत सिंह की तरफ देखकर, महाराज को छुड़ाने की कोई फिक्र होनी चाहिए। जीत सिंह, क्या फिक्र की जाए? कोई अय्यार भी यहां नहीं जिससे कुछ काम लिया जाए। तेज सिंह और देवी सिंह कुमार की खोज में गए हुए हैं, अभी तक उनका भी कुछ पता नहीं। राजा, तुम ही कुछ तरकीब करो। जीत सिंह, भला मैं क्या कर सकता हूं? मुद्दत हुई अय्यारी छोड़ दी। जिस रोज तेज सिंह को इस फन में होशियार करके सरकार की नजर किया, उसी दिन सरकार ने अय्यारी करने से ताबेदार को छुट्टी दे दी। अब फिर ये काम लिया जाता है। ताबेदार को यकीन था कि अब जिंदगी भर अय्यारी की नौबत न आएगी। इसी ख्याल से अपने पास अय्यारी का बटुआ तक भी नहीं रखता। राजा, तुम्हारा कहना ठीक है,
मगर इस वक्त दब जाना या अय्यारी से इनकार करना मुनासिब नहीं, और मुझे यकीन है कि चाहे तुम अय्यारी का बटुआ ना भी रखते हो, मगर उसका कुछ न कुछ सामान जरूर अपने साथ लाए होगे। जीत सिंह मुस्कुराकर, जब सरकार के साथ हैं और इस फन को जानते हैं तो सामान क्यों न रखेंगे? तिस पर सफर में? राजा, तब फिर क्या सोचते हो? इस वक्त अपनी पुरानी कारीगरी याद करो और महाराज जयसिंह को छुड़ाओ। जीत सिंह, जो हुक्म। हरदयाल सिंह की तरफ देखकर, आप एक काम कीजिए, इन बातों को जो इस वक्त हुई हैं छिपाए रहिए और फतेह सिंह को लेकर शाम होने के बाद लड़ाई छेड़ दीजिए। चाहे जो हो, मगर आज रात भर लड़ाई बंद न होने पावे। ये काम आपके जिम्मे रहा। हरदयाल, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। जीत सिंह, आप जाकर लड़ाई का इंतजाम कीजिए। मैं भी महाराज से विदा हो अपने डेरे में जाता हूं, क्योंकि समय कम और काम बहुत है। दीवान हरदयाल सिंह राजा सुरेंद्र सिंह से विदा हो अपने डेरे की तरफ रवाना हुए। दीवान जीत सिंह ने फतेह सिंह को बुलाकर लड़ाई के बारे में बहुत कुछ समझा बुझा के विदा किया और आप भी हुक्म लेकर अपने खेमे में गए। पहले पूजा भोजन इत्यादि से छुट्टी पाई, तब अय्यारी का सामान दुरुस्त करने लगे। दीवान जीत सिंह का एक बहुत पुराना बुढ़ा खिदमतगार था, जिसको ये बहुत मानते थे। इनका अय्यारी का सामान उसी के सुपुर्द रहा करता था। नौगढ़ से रवाना होती दफे अपना अय्यारी का असबाब दुरुस्त करके चलने का इंतजाम इसी बुढ़े के सुपुर्द किया था। इनको अय्यारी छोड़े मुद्दत हो चुकी थी, मगर जब उन्होंने अपने राजा को लड़ाई पर जाते देखा और ये भी मालूम हुआ कि हमारे अय्यार लोग कुमार की खोज में गए हैं, शायद कोई जरूरत पड़ जाए, तब बहुत सी बातों को सोच उन्होंने अपना सब सामान दुरुस्त करके साथ ले लेना ही मुनासिब समझा था। उसी बुढ़े खिदमतगार से अय्यारी का संदूक मंगवाया और सामान दुरुस्त करके बटुए में भरने लगे। इन्होंने बेहोशी की दवाओं का तेल उतारा था, उसे भी एक शीशी में बंद कर बटुए में रख लिया। पहर दिन बाकी रहे तक सब सामान दुरुस्त करके एक जमींदार की सूरत बना अपने खेमे के बाहर निकल गए। जीत सिंह लश्कर से निकलकर किले के दक्षिण की एक पहाड़ी की तरफ रवाना हुए और थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान मैदान पाकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गए। बटुए में से कलम दवाद और कागज निकाला और कुछ लिखने लगे, जिसका मतलब ये था, तुम लोगों की चालाकी कुछ काम न आई और आखिर मैं किले के अंदर घुस ही आया। देखो क्या ही आफत मचाता हूं। तुम चारों अय्यार हो और मैं अय्यारी नहीं जानता, तो इस पर भी तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लानत है तुम्हारी अय्यारी पर। इस तरह के बहुत से पुर्जे लिखकर और थोड़ी सी गोंद तैयार कर बटुए में रख ली और किले की तरफ रवाना हुए। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अस्तु किले के इधर उधर घूमने लगे। जब खूब अंधेरा हो गया, मौका पाकर एक दीवार पर, जो नीची और टूटी हुई थी, कमंद लगाकर चढ़ गए। अंदर सन्नाटा पाकर उतरे और घूमने लगे। किले के बाहर दीवान हरदयाल सिंह और फतेह सिंह ने दिल खोलकर लड़ाई मचा रखी थी। दनादन तोपों की आवाजें आ रही थीं। किले की फौज बुर्जियों या मीनारों पर चढ़कर लड़ रही थी और बहुत से आदमी भी दरवाजे की तरफ खड़े घबराए हुए लड़ाई का नतीजा देख रहे थे। इस सबब से जीत सिंह को घूमने का बहुत कुछ मौका मिला। उन पुर्जों को, जिन्हें पहले से लिखकर बटुए में रख छोड़ा था, इधर उधर दीवारों और दरवाजों पर चिपकाना शुरू किया। जब किसी को आते देखते हटकर छिप रहते और सन्नाटा होने पर फिर अपना काम करते। यहां तक कि सब कागजों को चिपका दिया। किले के फाटक पर लड़ाई हो रही है। जितने अफसर और अय्यार हैं, सब उसी तरफ जुटे हुए हैं। किसी को ये खबर नहीं कि अय्यारों के सरताज जीत सिंह किले के अंदर आ घुसे और अपनी अय्यारी की फिक्र कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इतने लंबे चौड़े किले में महाराज जयसिंह कहाँ कैद हैं, इस बात का पता लगावें और उन्हें छुड़ावें, और साथ ही शिवदत्त के भी अय्यारों को गिरफ्तार करके लेते चलें। एक अय्यार भी बचने न पावे जो फंसे हुए अय्यारों को छुड़ाने की फिक्र करे या छुड़ावे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 16वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।